अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समीर इब्राहिम हैं और सईद काजी हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जब से हम आज़ाद हुए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं, जो तनाज़ात हैं, ये भी तभी से साथ चलते आ रहे हैं। बहुत बार मुज़ाकरात भी हुए लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। जब कभी सियासी क़यादत ने कोशिश भी की, मुज़ाकरात की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो जो अस्करी क़यादत थी उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब देखा जाए तो सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने कहा है कि सियाचिन समेत तमाम मामलात को पाकिस्तान और भारत की जो क़यादत है इसे मिल बैठ कर हल करना चाहिए। देखा जाए तो हमारी जो सियासी क़यादत है इसकी भी यही सोच नज़र आती है। तो ये जो पाकिस्तान की मुस्बत सोच है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को लेकर, ये खित्ते के लिए कितनी अहम है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। घर के अंदर बैठे लोग भी जो है खौफ का शिकार है और घर के बाहर लोग भी बैठे जो जब घर से बाहर निकलते हैं तो खौफ का शिकार है, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन कहां से आए और आपकी जान और माल को लूट कर चला जाए, हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम हर ऐसी कार्रवाई को दहशतगर्दी की लहर से जोड़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? शहरियों को इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी जिम्मेदारी बनती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें मुल्तान से शरीफ जोया भी ज्वाइन करेंगे और कनकोट से हमारे नुमाइंदे दिलीप कुमार भी ज्वाइन करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी शेयर करेंगे। समी साहब और काजी साहब की खबरें भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के अच्छे ताल्लुकात खित्ते के लिए कितने अहम, इस पर बात करने से पहले समीर साहब और काजी साहब की अहम खबरें आज ले लेते हैं। जी समीर साहब। शाजिया, सेनेटर मकेन हैं, रिपब्लिकन, बड़े अहम सेनेटर हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और हक्कानी ग्रुप के हवाले से बात की है और कहा है कि कश्मीर को बहाना नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तानी हुकाम का कि उनके हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात है। ISI के बारे में भी उन्होंने कहा। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के बारे में उन्होंने कहा कि बहरहाल ISI के हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात हैं और ISI के चीफ़ की तैनाती जो है वो मिलिट्री के चीफ़ करते हैं। तो एक बड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने एक्विजिशन की है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, ख़वातीन जो अक़लियती थी जिन्होंने कहा था कि वो मुसलमान हुई हैं लेकिन उनकी फैमिली ने ये कहा था कि ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दी है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुश नज़र नहीं आती और इंटरनेशनल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो जो ये स्टोरी है ये सबसे ज़्यादा इसको उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से इस स्टोरी को हाईलाइट किया। डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, हुकूमत पंजाब उनसे बात करने के लिए आमादा नहीं है, वो हड़ताल पर हैं और पिस कौन रहा है? पाकिस्तान के गरीब अवाम, पाकिस्तान के बीमार और गरीब अवाम वो पिस रहे हैं। इसके अलावा जय सिंध कौमी महाज के जो सरबराह थे बशीर कुरैशी, उनकी जब मौत हुई तो उस पर बड़े शकूक का इज़हार किया गया। अब ज़रा ये बताते हैं कि सरकारी रिपोर्ट शायद आज आ जाएगी जिसमें ये साबित हुआ है कि उनकी मौत जहर खाने से हुई, यानी उनको किसी ने जहर दिया। और एक बात पर ज़रा काजी साहब आज थोड़ी सी बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे जिन्होंने पिछला 2-3 साल का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वफाकी हुकूमत पर उन्होंने हमेशा क्रिटिसिज्म की है, पंजाब हुकूमत के हवाले से हमेशा गुल अफशानी। और अब उन्होंने एक नया फिर लेटर लिखा है कि जो लैपटॉप की जो खरीदो फरोख्त जो खरीद की है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से कवायद और ज़वाबित को बड़ा सही अंदाज में उसको फॉलो किया गया। और शरीफ जो है, शहबाज शरीफ साहब, वो इसमें बिल्कुल बेकसूर, बड़ी जल्दी 3-4 दिनों में उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली। इस पर ज़रा खुलकर आज बात करेंगे। काजी साहब। जी शाजिया, एक तो कल कैबिनेट में तोसी हुई और बड़ी दिलचस्प मिनिस्ट्रियाँ सामने आई हैं, कुछ नई मिनिस्ट्रियाँ भी जो है लोगों को अकोमोडेट किया गया है। 84 के करीब हो गए हैं मशीर और वज़ीर, माशाल्लाह हमारे फांसी, इसमें बड़ा शरह तरक्की में हमारी इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा राजा परवेज़ अशरफ साहब को, फिर जैसे पंजाबी में कहते हैं बड़ी भारी मिनिस्ट्री मिली है जिसमें सिर्फ यूनिवर्सल सपोर्ट फंड ही 60 अरब रुपए का है और हमें यकीन है कि उसी तनदही, जानफशानी और दयानतदारी से वो काम करेंगे जिस तरह बाजी में वो काफ़ी होंगे राजा साहब के लिए करते आए हैं। एक तो इस पर थोड़ा सा, और कुछ वज़रा वैसे नाराज़ भी हैं, ख़ास तौर पे हमारे दोस्त जो नज़र मुदल साहब हैं, उनको भी एक मिनिस्ट्री मिली है मगर शायद
ये कुछ खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर दूसरी खबर भी कम दिलचस्प नहीं है। मोहतरम बाबर अमान साहब ने एक माफ़ी मांगी थी अदालत आलिया से, तो उन्होंने कहा कि हुजूर हम फैसला करेंगे और अगर आपको सज़ा हो गई तो वे फिर माफ़ी नहीं होगी बल्कि मुस्तरद समझी जाएगी आपकी माफ़ी। मगर मैं यहाँ ये इशारतन कहेंगे बड़े ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तरह माशाल्लाह वो चादर यहाँ रख के तकरीर फरमाया करते थे। भुट्टो साहब ने तो सजाए मौत पे माफ़ी नहीं मांगी थी, मौसूफ कंटेंट पे माफ़ी मांग ली। इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और फिर जो जिसे हार्ड न्यूज़ आप कहते हैं आज, और वो भी अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है मैशत के। हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस लोड शेडिंग की वजह से, फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से, यहाँ से फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं दूसरे मुल्कों में, ये भी खबरें आई। तो 21% गिरावट हुई है एक माह में हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट। और उसके साथ साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी अलार्मिंग इजाफा हुआ है। जुलाई से मार्च तक 3.8 बिलियन डॉलर का है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जब हम बजट बनाने आएंगे, और आज आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हफीज़ शेख साहब को कहा कि ज़रा एक पीपल फ्रेंडली बजट बनाएं। तो ये जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं और ये जो निज़ाम है जिसमें हम इस तरह पाबंद हुए बैठे हैं, इसमें बन सकता है ये बजट या नहीं। इस पर और आखिर में एक अच्छी खबर भी, हम रोज़ाना पुलिस को लिताड़ते रहते हैं मगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया आपके साथ में। समी इब्राहिम साहब, एक बच्चे दो जो हैं वो दौड़ के घर से, यानी एक बच्चा और बच्ची, दो बच्चे नहीं, एक बच्चा और बच्ची जो है वो थाने में उन्होंने पकड़ लिया गया। और फिर बाद थाने में जब ले जाया गया तो उन्होंने दोनों के वालिदैन को बुलवाया, वहाँ उनकी सुलह करवाई, वहीं उनका निकाह करवाया और जोड़े के लिए उन्होंने दुआ की। तो हम ज़ाहिर है अच्छा, आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी हम आज मैंने कहा शेयर कर। चलें, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, समी साहब एक जो सोच नजर आती थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को लेकर, जो इनके मसाइल थे हमेशा जंग, कशीदगी और महाजरे की जो सोच थी, इसमें तब्दीली नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से इसका आगाज़ हुआ है, लेकिन यकतरफा सोच से तो काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो तब्दीली या सोच हमें पता चली है, ये जो हालिया 11 सेक्टर में वो तोदा गिरा और हमारे तकरीबन 129 जवान उस तोदे के नीचे आए और पूरी कौम उनके लिए आज भी दुआ गो है। और जिस बहादरी से और हिम्मत से वो उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है कि अपने जवानों को हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हैं, चाहे वो बर्फ़ के नीचे हो कुछ भी। लेकिन इस सोच का इजहार पहले नवाज शरीफ साहब के बयान से हुआ, फिर जनरल कियानी साहब के बयान से, लेकिन इससे भी पहले जब सदर जरदारी इंडिया के दौरे पे गए थे तो उस वक्त ये नज़र आना शुरू हो गया था कि शायद पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और पाकिस्तान की सिविल क़यादत, उन दो वो एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि मामलात को गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा नवाज शरीफ साहब के बयान का। पहले बड़ा अच्छा उन्होंने कायद साहब स्टेटमेंट दी, वहाँ पर जा कर के कहा पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए। लेकिन एक थोड़ी सी जो बात उन्होंने कही जो मैं समझता हूँ कि शायद एक अगर ना कहते तो अच्छा होता, कि पाकिस्तान को पहल कर लेनी चाहिए फ़ौजें वापस बुलाने में। इसमें असल बात यह थी कि सियाचिन पे पाकिस्तान पहले फ़ौज लेके नहीं गया था जी। दर हकीकत पाकिस्तान वहाँ पर उस वक्त गया था जब इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया था और इस बात का अंदेशा था कि वो आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसी एक सूरत हाल हो तो उसमें वापसी का जो अमल है वो वही शुरू करता है जिसने शुरू किया। हाँ। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है वो एक तासुर एक ऐसा उभरा कि जैसे शायद पाकिस्तान भी वहां पर वैसे ही या पहले चला गया। उनकी ये सोचती थी कि मसला किसी ना किसी तरह हल होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो खारजा अमूर के मामलात है, इसीलिए ये कहा जाता है कि एडवाइजर्स से पूछकर आप उस पर बात करें, क्योंकि बड़ा यह हसास मामला होता है। और फिर उसकी जो तस्हीह हमें जनरल कियानी के बयान में नजर आई, जिसमें उन्होंने ये बात खास तौर पर कही कल सियाचिन पे कि हम मामलात का हल चाहते हैं, तमाम मामलात पर बात होनी चाहिए, सिर्फ सियाचिन पर नहीं, क्योंकि अरबों डॉलर जो डिफेंस में खर्च किए जा रहे हैं वो आवाम की भला के लिए फलाह के लिए खर्च होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि दुनिया को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान वहाँ पर आया क्यों था। तो ये जो एक सोच इस वक्त नज़र आ रही है ना कि इंडिया के साथ तमाम मामलात पर बात की जाए और फिर खुलकर जनरल कियानी साहब का ये कहना कि अरबों डॉलर जो डिफेंस पर खर्च किए जा रहे हैं वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाएं, मुझे तो एक सियासतदान की स्टेटमेंट लग रही थी। तो बॉर्डर के इस पार की सोच है ना, उस पार की सोच तो नहीं है काजी साहब। देखिए, जितने जो ये पीपल टू पीपल रवाबत होते रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs वगैरह भी बनी इस सिलसिले में, आते जाते रहे हैं लोग, आम लोग जब आपस में मिलते हैं, और जब हम शुरू में मिले तो बड़ी हैरत का इजहार किया अहले हिंदुस्तान ने भी और हमने भी कि ये लोगों का तो आपस में कोई इशू नहीं है ऐसा, और लोग मिलना भी चाहते हैं। ये बॉर्डर, अब ये फिल्में देख लें, जो यार हमारे ड्रामे देख लें, वहाँ जा रहे थे, तो एक माइंड सेट ऐसा है कि जिसने इस पे काम किया। और जो मैं एक अर्ज़ ये भी कर दूँ, हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की तो बात करते हैं, हमारा मीडिया इसमें बड़ा वोकल है, बाय द वे इंडिया का इतना वोकल नहीं है कि हम अपना ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं, मगर किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि जो डिफेंस का वहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में है वो हमसे बहुत बड़ा है। और वहाँ पे अगर
ज़रा सी कोई दोस्ती की बात होती है तो फ़ौरन कोई ना कोई धमाका हो जाता है। और वो जो स्कैंडल, फर्नांडिस का स्कैंडल सामने आया, इवन ताबूतों का स्कैंडल सामने आया, वहाँ जितनी भारतीय अवाम की दौलत वो खा रहे हैं, और वो ये एक ही कहानी हर तरफ। तो ये जो कियानी साहब का बड़ा खुशाइंद बयान है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे, ये पहली दफ़ा मैंने किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखा है कि उन्होंने कहा वो खुद से कि भाई डिफेंस का बजट जो है वो कम किया जाए, मगर क्या अमली तौर पर होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता कितने अहल हैं हमारे इधर के या उधर के हुक्मरान। मगर एक इसमें बात तय हो गई है कि एक चीज़ की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है उन हलकों में भी जो पहले इस मौजू को एक टैबू समझते थे, इस पे बात ही नहीं करना चाहते थे, कम अज़ कम इस पे बात होना शुरू हुई है। और ये एक बात यहाँ पर फिर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है काजी साहब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक सबसे बड़ा तनाज़ा है ना, वो कश्मीर है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपस में गुफ्तगू भी करें, मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन जो कोर इशू है इस खित्ते में, जो एक नाइंसाफ़ी कश्मीरियों के साथ हुई है आज से 64 साल पहले कि उनको हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया, वो एक बहुत अहम मसला है। और मेरा ख्याल है कि अच्छी बातें भी होना ज़रूरी है, गुफ्तगू भी होना ज़रूरी है, लेकिन जो मामला है अगर उस मसले को हल ना किया गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल के सारे मामला जो तो फिर जो तिजारत शुरू की गई है, सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ें अगर देखें तिजारत होगी तो स्टेक ज़्यादा होंगे, फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस मसले को हल करें। अगर आप बिल्कुल आइसोलेशन में रहेंगे तो इस मसले के हल के लिए अंदर से आवाज़ नहीं उठेगी। जैसे कहते हैं ना कि बरसगीर पाक व हिंद जो है वो नेशनैलिटीज़ का जेल खाना है, बिल्कुल ऑपरेशन हो रहा है। इंडिया वहाँ गलत कर रहा है, वहाँ पे जो एक इंतिफादा हुई थी यूथ की वो अभी पीछे चली गई है। मगर बात यह है कि तमाम जो एक्सप्लॉइटेड ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ हैं उनकी कोई अलग से निजात नहीं है, उनकी एक इकट्ठी निजात है एक ऐसे निज़ाम में उनको। और हम ये कहें कि इनको मिल जाएगी। अब इंडिया में ये सिर्फ ये मसला है। मैं कल मणिपुर के बारे में पढ़ रहा था, मणिपुर जो है वो उनकी वो से ज्यूल ऑफ इंडिया कहते हैं, मगर वहाँ क्या है, क्या हालात हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोग कितने डिसग्रंटल्ड हैं। इंडिया में जितना नेशनल क्वेश्चन उभर किया है, हमारा तो हम तो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे बैठे हैं ना, हमारे तो पीछे लठ लेके पड़े हुए हैं BBC और CNN, ज़रा सा कुछ हो जाए। वहाँ पे मैंने एक दफ़ा ब्लॉग लिख दिया कि जी ये अरुंधति राय कहती है कि 40% इंडिया पे उसकी रिट नहीं है। अब अरुंधति राय इज़ अ रिस्पेक्टेड नेम इन दी वर्ल्ड, उसको बुकर प्राइज और न जाने क्या क्या मिला हुआ है। तो लोगों ने इतनी मुझे उसका रिस्पांस दिया कि उनका नहीं जी 40% नहीं है, ये उसने कहा 40% इंडिया पर उनकी रिट ही नहीं है। तो ये इशू जो है कश्मीर, बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, मगर कश्मीर को हमें जोड़ देना चाहिए तमाम ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ के उन एक्सप्लॉयटेशन। कश्मीर में क्यों सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन बंद हो, बलूचिस्तान में क्यों ना बंद हो, मणिपुर में क्यों ना बंद हो, तो ये शायद मेरे ख्याल में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है। अच्छा, इसी हवाले से एक जो खबर मैंने जिक्र किया, सेनेटर मकेन की जो कन्वर्सेशन है, उन्होंने कल एक ये बयान दे दिया वहाँ पर कार्नेगी सेंटर में, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, कि जी ISI के हकानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात हैं और हम ये जो कश्मीर का मामला है उसको बुनियाद बनाकर या उसको बहाना बनाकर जो ISI है उसको हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगरचे उनसे सवाल किया गया कि जनाब जो कियानी साहब हैं उन्होंने तो कहा है कि इंडिया के साथ तमाम मामलात को हल कर लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा बयान है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी भी जो पाकिस्तान के बेहतरीन ट्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान की में लड़ने, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने की बजाय इंडिया में लड़ लें। तो इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए कि इसको बड़ी सख्ती से, संजीदगी से जवाब दें कि पाकिस्तानी ट्रुप्स जो हैं वो अमेरिका की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। पाकिस्तानी ट्रुप अफगानिस्तान में क्यों जाके अमेरिका की लड़ाई लड़ें? वो तो मुसलमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हम उनके खिलाफ क्यों लड़ें? इंडिया से तो इसलिए हम अपने उनके बॉर्डर पे फौज लगाते हैं कि इंडिया 3 दफ़ा हम पर हमला कर चुका है। और ये उनका कहना कि जी ISI जो है उसकी तैनाती जो है सरबराह की वो तो मिलिट्री के चीफ ही करते हैं, जनरल कियानी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने जनरल कियानी को उस मौके पर लताड़ने की कोशिश की जब वो इस खित्ते में अमन के लिए एक ऐसी मस्बत सोच बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को अरबों डॉलर खर्च नहीं करने चाहिए। तो अमेरिकन जो अकाबरीन है, ज़रूरत इस बात की है काजी साहब कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्पोक्समैन हैं, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, वो बिल्कुल एक अपोलोजेटिक इस पे ना हो, खुलकर बयान करे कि हमारी तरजीहात ये हैं, हम हल करना चाहते हैं और इंडिया से बात करके हमारा मामला हल होना चाहिए। अमेरिकन शुड बी टोल्ड इन ए वेरी क्लियर टोन कि वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ कोयटा से जमान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जमान बोल रहा हूँ कोयटा से। काजी साहब किससे मेरा सब बड़ा बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं। काजी साहब और समी इब्राहिम साहब हमारे साफी दोस्त हैं।
पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए, अभी आज अग्नि मिसाइल का जो है उसने टेस्ट किया है 5000 किलोमीटर तक। एक तरफ तो हम कहते हैं डिफेंस बजट को जो है वो कट लगा, कियानी ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि दोनों ममालिक को जो है वो डिफेंस बजट के ऊपर कट लगाना चाहिए, लेकिन जंगी जुनून के अज़ाइम देखें कि इंडिया जो है वो आज ही अग्नि मिसाइल का जो है वो तजर्बा कर रहा है और कामयाब तजर्बा कर रहा है। एलीट जो क्लब को उसने ज्वाइन कर लिया। आज इंडिया ने बहुत बड़ी जो है अखबारात ने अपनी लीड लगाई हुई है। तो क्या पाक भारत ताल्लुकात जो है वो खिते में बेहतर हो सकते हैं अगर हम मिसाइल टेस्ट और आर्म रेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे? तो क्या डिफेंस बजट जो है वो कट हो सकता है? और जंगी जुनून के अंदर अगर हम मुब्तला रहेंगे और ये आर्म रेस रहेगी तो क्या हमारे ताल्लुकात जो है वो खिते के अंदर बेहतर हो सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब जो है वो मैं तलाश कर रहा हूँ। शायद काजी साहब इस सवाल का जवाब। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये अग्नि मिसाइल जो है ये बीजिंग तक इसकी मार है और ये जो इस वक्त दुनिया में नज़्म नस्क राइज है, इसमें ये बहुत मुश्किल लगता है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है जहाँ जहाँ है, अमेरिका का सबसे बड़ा है, ये इसमें नहीं हो सकता। मगर बात ये है कि अगर आप ये समझें, और मैं चूँकि मुझ पर ये बात इल्ज़ाम आती है कि इल्ज़ाम आता है कि मैं कोई नेगेटिव बात ज़्यादा कर देता हूँ, मैं नहीं समझता कि ये सैल हैं कि ये दोस्ती कर सकेंगे। बल्कि मैं ये भी कहूँगा जो हमारे दोस्त कॉलर हैं उनकी खिदमत में कि ना ये दोस्ती करने के आयल हैं ना दुश्मनी करने के आयल हैं। ये बस अब दुश्मनी क्या करें, अब दोनों के पास जो है वो एटमी सारा, जैसे हम वो कहते हैं मिसाइल्स भी हैं या जो भी स्क्रैप है वो हमारे पास भी मौजूद है, उनके पास भी मौजूद है। मगर ये है कि अवामी सतह पर अगर एक लहर हो, एक अंडरस्टैंडिंग की और एक शऊर की, तो फिर शायद हम रूलिंग स्ट्रक्चर्स को मजबूर कर सकते हैं कि हमारे मफाद में फैसले करें, इंडिया में भी और हमारे यहाँ भी। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरों पर बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हमने शुरू में जिक्र किया कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कराची में तो सबको पता है कि हालात कैसे हैं, लेकिन कराची से ये लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात राहज़नी के, डकैती के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हर वारदात को दहशतगर्दी का नाम देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस वक्त क्योंकि पिछले 8-9 साल से एक अजीब फिनोमेना है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का। किसी भी शहर में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, कोई आदमी या कोई सहाफ़ी ये सवाल करता है अकाबरीन से, तो वो कहते हैं हमारा मुल्क हालत जंग में है। हाँ। तो ये अब भाई हालत जो शिमला पहाड़ी के करीब अगर दुनिया न्यूज़ का रिपोर्टर जा रहा है या कोई आम शहरी जा रहा है, उसको एक आदमी गन पॉइंट पे उसका मोबाइल छीन लेता है, तो इसका दहशतगर्दी की जंग से क्या ताल्लुक़ है? या अब एक और चीज़ आ गई है कि जो ये भत्ता वसूल करने वाले हैं, तो ये और ये जो किडनैप जो करते हैं फॉर रैंसम, तावान के लिए, बड़ी आसानी से वो कह देते हैं जनाब ये तो अब जिहादी ग्रुप कर रहे हैं, करते होंगे कुछ उनके, लेकिन एक हमने एक कवर ढूंढ लिया, एक बहाना हमें मिल गया जिसकी वजह से हम जो हमारे अंदर की खामियां हैं, यानी जो रिसोर्सेज चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट को मजबूत बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। सारे फंड जो हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के में लड़ने के लिए उसमें झोंके जा रहे हैं। तो मकामी सतह पर अगर वही बात आती है, मैं कहूँगा ये मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम था जिसमें लोग ग्रास रूट लेवल पे हर चीज़ के ज़िम्मेदार थे, अपने लॉ एंड ऑर्डर के भी ज़िम्मेदार थे, वो पावर्स नहीं दी गई और ऊपर से बैठकर उसको कंट्रोल किया जा रहा है और अपने सियासी मकासद के लिए। और इसमें एक मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि मीडिया भी अब देखें, हम कराची में एक जो भी मरता है ना, कत्ल होता है, टारगेट किलिंग हो गई, और फिर उसके अलावा बस वो एक टारगेट किलिंग तक, ये नहीं बताया जाता कि कितनी चोरियां हुई, जो लोग कितनी डकैतियां हुई, कितने पुलिस ने लोगों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा और रात को छोड़ दिया। मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, 100-200 रुपए लेके छोड़ देते हैं, रिक्शे वालों को रोकते हैं, टैक्सी वाले को रोकते हैं, आम आदमी जो रात को सड़कों पर चल रहा है उसकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। ये जो मामला है सारा काजी साहब, ये जो रिसोर्सेज की जो तकसीम सही नहीं की गई और उसके अलावा जो एक पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती, हमेशा ऐसे करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है ऊपर वाली सतह पे, क्या आप क्या समझते हैं ये वजह नहीं है? देखें, बिल्कुल वजूहात जब आप एनालिसिस करते हैं तो हर एक वजह का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी वाक़े के रूनुमा होने में। मिसाल के तौर पे एक वजह जो आप बता रहे हैं ये है, अगर इसे और आगे जाके हम देखें तो जब आप एक रोज़गार फराहम नहीं करते, रियासत के अपने जो पैसे हैं वो सुकड़ते चले जाते हैं और वो करप्शन के ज़रिए निजी असासों में बदलते हैं, स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहे हैं, फिर आपके पास पुलिस के लिए पैसे, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलके, मतलब लाहौर मेरे साथ हुआ, अब मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरा लाहौर के बारे में व्यू बदल गया। मैं समझता हूँ कि लाहौर को लिखा था लैरी कॉलिंस ने, अ डार्लिंग ऑफ द ईस्ट, ऐसा खूबसूरत शहर है, और अब तो धुएं और गाड़ियों में ही हमने इसको गुम कर दिया। तो मुझे पीछे से हिट किया एक साहब ने, मैं इत्तफाक से कहीं चल रहा था, फ़ोन था और उन्होंने, ये मेरे साथ लाहौर में हुआ, तो माई होल व्यू अबाउट लाहौर
क्योंकि हम रातों को यहाँ घूमते थे, थड़ों पे बैठते थे, बहसें करते थे, ये जो आप तो जानते हैं इसका ऐसा रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कौन सा लाहौर है भाई। और अब पब्लिकली अगर कोई कॉल आ जाए तो हम भाई नहीं सुनते, हम जाके मिस्ड कॉल देख के दोबारा से कॉल बैक कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, रोजगार दें, माशी आफियत दें, फंड्स रखें पुलिस के लिए, पुलिस को पॉपुलर विल के नीचे लेके आएं, लोकल बॉडीज के नीचे लेके आएं हर हवाले से, और जो वसाइल हैं उनका रुख अवाम की तरफ करें, तो फिर जो है वो खुशहाली के साथ ही अमन आता है। एक कॉलर है हमारे साथ मियां वाली से, यासिर। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां वाली से यासिर बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे तो नहीं पता जी आज आपका मौजू कौन सा है। जी एक तो हमने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात की। जी, हमारे पास लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक पहुंच गया है जी। वैसे मियां वाली का दौरानिया है 8 घंटे। आरसीसी इस्लामाबाद बंद कर रही है, बेवजह लोड शेडिंग हो रही है जी। पिछले साल सानिया 4 जुलाई जो मियां वाली में हुआ था, उसकी वजह से 6000 आदमियों पर पर्चे हुए थे। लोड शेडिंग, उन्होंने सिर्फ एहतजाज किया था कि हमें चश्मा बिराज से बिजली दी जाए, क्योंकि हमारा हक है। यहाँ से चश्मा बिराज 25-30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बिजली पैदा होकर इस्लामाबाद जा रही है। सही, बिल्कुल आपका सवाल भी समझ में, इसके जवाब भी दे दें। मुझे एक और कॉलर लेने दें, फिर दोनों का ही जवाब दे देंगे। लाहौर से एक और कॉलर है सज्जाद। हेलो सज्जाद भाई, मैं ये 2 बातें छोटी छोटी करूंगा। एक तो ये पुलिस की भी बात हो रही थी, आप जितना मर्जी पुलिस को फैसिलिटियां सहूलतें दे लें, जब तक इनकी ज़हनीयत आप साफ नहीं करेंगे, ज़हन की तरबियत नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं होने वाला इस गरीब आवाम के साथ। दूसरी बात ये थी कि आप बात हो रही है कि दिफाई बजट में कमी लाई जाए। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंडिया के साथ मामला नहीं है हमारा। आप देखें कि चीन और ईरान के साथ तो हम मुतमईन है, लेकिन अफगानिस्तान में नेटो बैठी है, यहाँ भी मामलात है, और यकीनन वो हमारी तरफ अच्छे अज़ाइम नहीं उनके। लेकिन इंडिया के मामले में मैं बात करूंगा कि अगर आप पहल करते हैं इससे चीन से फौजें निकालने की, तो कल को क्या आप कश्मीर से भी पहल करेंगे फौजें निकालने की? ये बहुत लम्हा फिक्री है और पूरी कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। तब कहीं जाके कोई भी बयान हो, तब कोई भी दे, लेकिन कौम को इत्मीनान में लेकर ये बयान दिए जाए, तो मेरा ख्याल है कौम की दिलदारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सज्जाद। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वो जो मियां वाली वाले हैं उनका बड़ा बात करते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद इन्हीं 2 कॉलर्स के जवाब देंगे। ठीक है। से पहले मियांवाली से एक कॉलर थे यासिर, उनका कहना था कि मियांवाली में 21 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। काजी साहब, इसका मतलब जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस में फैसले किए गए थे कि पूरे मुल्क में यकसा लोड शेडिंग की जाएगी, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। देखिए, जो उनका सवाल था और जो उनका पहला फिक्रा था उसका वो बड़ा मानी खेज था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आपका क्या मौजू है। वो कहना ये चाह रहे थे कि क्या बेच रहे हैं भैया आप? हाँ। कश्मीर बेच रहे हैं आप, खारजा पॉलिसी बेच रहे हैं आप, मेरे घर में तो 21 घंटे बिजली नहीं आ रही। हम जो बार बार अपने इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब एम्फेसाइज करते हैं कि जब तक आप अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करते तो बाकी आप इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात ये खेल चलता रहेगा, एक बेमानी गुफ्तगू, ये भी एक मेमो स्कैंडल है। असल में उस जो मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो असल खबर है, खबर क्या पढ़ाते हैं हमें कि जी खबर वो होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, जो है लोगों को पानी नहीं है पीने का साफ। तो ये उन्होंने सही कहा है कि मेरे ख्याल में हम इस पर भी बात करेंगे अगर वो सुन रहे हो तो हमारा मेन, लेकिन हम इन बाकी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते जैसे खारजा पॉलिसी है। मगर खारजा पॉलिसी से ज़्यादा वो दाखिला पॉलिसी अहम है जिसका मकसद हो लोगों को रोटी देना, रोज़गार देना और उनके राइट्स इंश्योर करना। अच्छा, अब मैं एक जवाब ज़रा सज्जाद साहब का देता हूँ, लेकिन क्योंकि काजी साहब ने एक बात रेज़ की है, देखें आपकी ये जो बात है ना कि लोगों को रोज़गार देना और ये सबसे अहम प्रायोरिटी है, यहाँ तक तो मैं मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन जब आप आगे की ये बात करते हैं ना, अब आपके नज़दीक जो खारजा पॉलिसी है या जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उसका रोटी से ताल्लुक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह है रोटी ना मिलने की, जो कल जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने भी कही कि अरबों डॉलर डिफेंस पे खर्च किए जा रहे हैं। वो खारजा अमूर के ताल्लुकात हैं, अगर वो तय हो जाएं तो वो अरबों डॉलर जो है वो इस्तेमाल हो जाए घरों की जो तारीकी है उसको रोशनी में बदलने में। इसलिए ये जो आपकी अप्रोच है ना, आप कहते हैं कि ये आ गया वो चला गया, ये बात वो बात, इसका इससे ताल्लुक नहीं काजी साहब, ये ताल्लुक इनके हैं और तमाम चीज़ें, तमाम मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक एक मसले का हल नहीं होगा, बाज़ औक़ात दूसरे मसले का हल आपको नहीं मिलता। अब मैं आता हूँ उनकी कॉल पर। इस पे जो कि आपने डायरेक्ट मुझसे बात की तो मैं इसके 1 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। होता क्या है,
होता यह है जी सिक्योरिटी स्टेट बना दी हमने, ये वारदात की जाती है, ये बहाने तराशे जाते हैं ताकि अवाम को महरूम किया जाए इन सब चीज़ों से कि जी ये क्यों, अमेरिका को क्या ज़रूरत थी इराक में जाने की, अमेरिका को क्या ज़रूरत थी इराक में जाने की, अमेरिका को अफगानिस्तान में आने की क्या थ्रेट थी इन खंडरों से उसको, कि यहाँ से उड़ के जहाज गए थे जो वहाँ लगे थे। बात ये नहीं है, इन सारे इश्यूज को खड़ा कर दिया जाता है, उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया जाता है, उनको मीडिया इम्पोज करता है। जैसे तो फिर वो इशू तो है ना, फिर आप ये तो ना कहें ना कि वो इशू ही नहीं है। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इस वारदात को खत्म करें और ये जो आवाम की इश्यूज है वो हल करें। ये भी मैं ही अर्ज कर रहा हूँ। अब आप वो जो सजाद की उनकी जो बात थी, उन्होंने ये कहा कि जो इस खित्ते में उन्होंने जो जिक्र किया प्रेशर्स का वो बिल्कुल सही था, और बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि क्या हम कश्मीर में भी कल पहल करेंगे। जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि सियासतदानों को, हमें नवाज शरीफ साहब बड़े ज़बरदस्त सियासतदान है, मेरी उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई है और बहुत ज़्यादा दर्द है पाकिस्तान के अवाम को और बड़े मुहब्बे वतन रहनुमा है, लेकिन एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी वो जज्बात में आकर दे दी होगी। तो गुजारिश यही है कि जो खारजा मामलात हैं इन पर खुदा के लिए बहुत सोच समझ कर आप स्टेटमेंट्स दें, क्योंकि इससे जो हमारा जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से दुनिया एक परसेप्शन क्रिएट करती है। अच्छा, एक डॉक्टर्स की हड़ताल की बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला अभी तक जारी है। मुख्तलिफ शहरों में आप देखें अस्पताल के ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं, आउटडोर बंद हैं, ओपीडीज़ बंद हैं, ऑपरेशन नहीं किए जा रहे, लेकिन ना तो मुज़ाकरात उनसे किए जा रहे हैं, ना उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है, ना जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से एक ईमेल है, यूके से हम ईमेल लिखी है, उन्होंने बताया कि मेरा नाम डिस्क्लोज मत कीजिएगा, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, ये ए क्लास प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम देखकर हमें एक खबर के बहुत से एंगल्स पता चलते हैं। मैं डॉक्टर्स के इशू पर बात करना चाहता हूँ। इन्होंने जो रवैया अपनाया हुआ है बहुत बुरा रवैया है, ये बहुत बड़े ब्लैकमेलर्स हैं, सियासतदान भी इनसे मिले हुए हैं, ये सब मिलकर आवाम को तंग कर रहे हैं। देखें, डॉक्टर्स को ब्लैकमेलर कहना ये मेरा नहीं समी साहब, ये ब्लैकमेलिंग है अपने, अगर आपके मुतालेबात पूरे नहीं हो रहे आप ब्लैकमेल ही करें। अच्छा, मेरे मुतालेबात पूरे नहीं करेंगे तो मैं नहीं डॉक्टर्स को, इसको ब्लैकमेलिंग नहीं बोलते तो क्या करते? कपड़े पहनकर आप एक एयर कंडीशन हॉल में ये प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आपको दुनिया न्यूज की एस्टेब्लिशमेंट आपके राइट से डिनाई करेगी ना, तो ये इत्मीनान आपके चेहरे पे नजर नहीं आएगा। लेकिन ये मेरा हक नहीं है कि अगर मेरी ये ड्यूटी है किसी की जान बचाना तो मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊं। मैं देखूंगा अगर आपका पे स्ट्रक्चर ठीक ना हो तो कितने दिन तक आप प्रोग्राम करेंगे। देखिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट शाजिया, बात ये है कि आपने 7 अरब रुपए लैपटॉप में लगा दिए, आपने पता नहीं कितने अरब रुपए आशियाना स्कूल पे लगा दिए, और जो एक सैलरी स्ट्रक्चर मांग रहे हैं डॉक्टर्स, एक पे स्ट्रक्चर मांग रहे हैं डॉक्टर, क्यों नहीं देती पंजाब गवर्नमेंट? तबादलों का भी तो मसला है, तबादलों का मसला कम है, बड़ा उनका इशू वो है कि जो उनका पे स्ट्रक्चर उनको नहीं दिया गया, और फिर अगर आप तबादले करें बुरी नीयत से उनकी ताकत को तोड़ने के लिए, ये गलत है। हाँ, अच्छा, मैं ये जो बात कह रहा हूं इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि डॉक्टर जो इमरजेंसी में मरीजों को नहीं देख रहे हैं नहीं, वो गलत है। डॉक्टर्स भी गलत कर रहे हैं यहां पर कि वो अपना उस मामले जो उनकी प्रोफेशनल जो जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन हुकूमत भी बहुत ज्यादा बददियानती का मुजाहरा कर रही है। ये कोई धर्मी का मामला नहीं है, वो मसीहा हैं, जख्मों पर मरहम रखते हैं, उनके जख्मों पर कौन मरहम रखेगा? और ये शहबाज शरीफ साहब आकर ये कहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, यही जाएंगे वोट लेने के लिए उनके पास। अभी इस वक्त इक्तदार में है, अभी ये समझते हैं कि इक्तदार हमेशा से रहेगा उनके पास। देखें, जो एक कितना गवर्नमेंट खर्च करती है एक डॉक्टर पे, कितना पेरेंट्स खर्च करते हैं एक डॉक्टर पे, कुछ तो दें इसको वापस आप। वो जो मसीहा हैं, वो जो खुद बेचारे इस वक्त उनके जो जख्म हैं वो बाहर आए हैं, कैसे कौन रखेगा उनके पहले भी कल बात की थी डॉक्टर साहब, कल साहब हड़ताल करनी तो शाम को अपने जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको भी बंद करें, वहां जाकर तो हजारों कौन से बेचारे बड़ी बटोरते हैं। यार क्या बात कर रही हैं आप? ये तो एक सेकंड भाई साहब, मुझे इसका जवाब दे देने दें। यानी किस कदर अफसोसनाक बात है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। जो बेचारा एमबीबीएस डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर है जना हॉस्पिटल में या सर्विसेज में, उसका कौन सा प्राइवेट क्लिनिक है? उसका कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। ये डॉक्टर्स को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल समी साहब ये काम करते हैं। मुझे शरीफ जोए से बात कर लेने दे, वो मुल्तान में बैठे हुए हैं। मुल्तान में भी काफी दिनों से हॉस्पिटल्स बंद हैं, ओपीडीज बंद हैं, कोई बात बनी डॉक्टर्स की? जी, 5 दिनों से यहाँ पर जो मुल्तान के अस्पताल है यहाँ पर ओपीडी बंद है और कोई राब्ता नहीं है डॉक्टर्स का, और जो इंतज़ामिया है दोनों ही संजीदा नज़र नहीं आ रहे। हमारी भी उनसे बात हुई थी तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमारे साथ कोई बैठ के कोई एक लाहे अमल बनाया जाए, कोई सर्विस स्ट्रक्चर का जो पंजाब हुकूमत ने वादा किया था अगर वो पूरा कर दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम अपनी हड़ताल फौरी तौर पर ही ख़त्म कर सकते हैं। ना इंतज़ामिया की एक बेहसी ये देखें कि जो आउटडोर्स हैं वहाँ पर यंग डॉक्टर्स के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स भी बैठते हैं, लेकिन इस वक्त अंदर में मामला ये है कि सारे डॉक्टर्स एक ही लाइन में हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर्स को सपोर्ट करती है, सीनियर डॉक्टर सपोर्ट करते हैं, और जब सीनियर डॉक्टर्स पर कोई बारी आती है तो उसको यंग डॉक्टर सपोर्ट करते हैं।
इसी तरह मुल्तान के जो तीनों अस्पताल हैं, जिसमें निश्तर अस्पताल हो गया, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हो गया और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इनके तीनों आउटडोर बंद हैं। और वहाँ पे जो गरीब आदमी आ रहा है, जो पर्ची कटवाएगा, वार्ड में दाखिल होने का उसका जो मरला है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन हैं, चूँकि वो आउटडोर में पर्ची नहीं बनेगी, वो मेडिकल वार्ड में जाएगा नहीं, उसका ऑपरेशन भी नहीं होगा, उसका इलाज भी नहीं होगा, तो वो रुल रहे हैं और उस पर किसी को कोई तवज्जो नहीं है। तो इसका मतलब अस्पताल के जो मामलात हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे, मरीज बेयारो मददगार वहां पर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आउटडोर्स में डेली यहाँ पर मुल्तान में 1500 से 2000 पेशेंट्स को देखा जाता है और यहाँ पर वो 1500 से 2000 पेशेंट डेली यहाँ पर आते हैं कि शायद आज हड़ताल खत्म हो गई हो तो आज उनका इलाज हो जाएगा, डॉक्टर उनको अच्छा शरीफ जोया, मुझे ये बात बताएं, आपने जिक्र किया कि आपकी डॉक्टर से भी बात हुई है। जब आपकी डॉक्टर से बात हुई तो क्या आपको ये नजर आई बात कि अगर उनके साथ बैठकर कोई मामला तय करने के लिए गुफ्तगू करे तो वो वाकई गुफ्तगू में संजीदा है और मामले का हल चाहते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की कि हमारे साथ कोई बैठ के बात की जाए तभी जाके इस मसले का हल है। वो कह रही थी हमें भी नहीं ख्वाहिश है कि हम भी हड़ताल करें, क्योंकि किसी भी मसले का हल जो है ना वो हड़ताल नहीं होता। लेकिन जब हमारे साथ जो पिछला वादा था वो पूरा नहीं हुआ और अभी जो तबादले किए गए हैं वो भी बदनीयती पे किए जाएंगे। एक एमओ को अगर उसका वार्ड भी नहीं बनता और उसको किसी ऐसे वार्ड में भेज दिया जाए जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, तो वो तो 3-4 साल वहाँ अगर वो बैठा रहेगा तो वो उसकी तो सारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर हुकूमत ने कोई तबादले करने हैं तो वो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी तरीके से साथ किए जाएं ताकि जो एमओज हैं उनकी भी जो सलाहियतें हैं वो भी बरूए कार लाई जाती रहें और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा जी कि हर महकमे का स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन एक अगर नहीं है तो डॉक्टर्स का स्ट्रक्चर नहीं है कि उन्होंने प्रमोशन कैसे करनी है और आगे वो किस तरह से जाएंगे। इस मामले पे उनका पंजाब हुकूमत के साथ इख्तलाफ है, जिसकी वजह से ये हड़ताल का सिलसिला अभी तक जारी है और पंजाब हुकूमत की तरफ से दोनों तरफ से लचक दिखाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं बात ऐड करता हूँ, डॉक्टरों का मामला देख लें, बिजली का मामला देख, अच्छा भाई भले एक महकमा आप उठा लें, कोई एक महकमा उठा लें जहाँ पे ये लोग इस काबिल हों कि जो ऐसा तरीके से अपना काम कर रहे हो। क्यों है ये ज़बूवाली? ये क्या इदारों की बोसीदगी है? ये मैंने हल करना है मसला? हम जब इतना ढेरों ढेर बजट उठा के इनकी टेबल पे रख देते हैं हर साल कि लो भाई इस रियासत को चलाओ, ये काम करो, डॉक्टरों की तशफ़ी होनी चाहिए, टीचर्स की तरफ तशफ़ी होनी चाहिए, अब ऐप का है, फलां है, हर जगह आपको एक ज़बूवाली नज़र आती है, तो उसका एक ही मतलब है, इफ दो बातें, या तो ये सीरियसली निज़ाम फ्लॉड है या आप अटरली नायल हैं, तीसरा काम तो हो नहीं सकता। कहीं कहीं तो खराबी है समी इब्राहिम साहब कि ये डॉक्टर्स हैं। एक ज़माना था, आपको पता है कि जो अफसाने लिखे जाते थे ना, उसका हीरो डॉक्टर हुआ करता था, उससे पहले फौजी था, बाद में CSS अफसर बना। ये जो पॉपुलर आप लिखते हैं ना, आज इन प्रोफेशंस की ये हालत है कि 5-7 साल काम करने के बाद कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बिलियंस में खेलते हैं, या डॉक्टर और या बड़े बड़े वो तो बहुत कम है ना काजी साहब, पूरे मुल्क में 200 डॉक्टर ऐसे होंगे जो बिलियंस में खेलते हैं। ये जो प्रोफेशंस में क्लास रिडन सिस्टम है, एक तरफ जो है जिसने बना लिया, जिसे मौका मिला उसने हॉस्पिटल बना लिया, उसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। जो बेचारा तनख्वाह पे बैठा हुआ है, रगड़ा खा रहा है, बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, ये सारी ज़बूहाली जो है वो हमें ये बता रही है कि हमें फिर से लिखना पड़ेगा एक नज़्म नस्क, दोबारा से नहीं चल रहा, नहीं हो पा रहा है। आपने दो बातें कही कि या सिस्टम फ्लॉड है या नाअहली है। मेरा ख्याल है कि इसे ज्यादा नाअहली है। अभी इस वक्त जो मामला है, अगर इस पर गुफ्तगू कर ली जाए, उनको एक पे स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो पूरे सिस्टम को तो बाहर में ओवरऑल कर लेंगे, लेकिन ये जो मामला है इस मामले को तो फौरी तौर पर हल करके लोगों को एक इलाज की जो सहूलत है वो फराहम की जा सकती है। बिल्कुल वक्ती रिलीफ मिल सकता है। मगर मैं एक और बता दूं, 1 साल बाद जब 1 रुपया 100 रुपया फिर 62 रुपए का रह जाएगा, या तो फिर ये आ जाएंगे बाहर कि भाई अब हम क्या करें। अब तो ये बिजली, अब समी इब्राहिम साहब यहाँ बैगनों में 1.5 रुपए में भी हम सफर करते थे, तालिब इल्म थे। आप किसी से पूछें बताए तो 15-20 रुपए जो है वो तो ये है ना। यही तो बात है, यही तो मुतालबा है कि जो महंगाई है सैलरी स्ट्रक्चर में उसके मुताबिक इंक्रीज नहीं हुई, तो लेकिन पूरी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे तो इंक्रीज हो रही है ना सैलरी स्ट्रक्चर के साथ, महंगाई के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर वो चीज नहीं किया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आप लोगों के वसाइल भी उसी तरह बढ़ने चाहिए। एक कॉलर है लाहौर से, अनवार हमारे साथ। हेलो। नहीं, मेरे ख्याल मुझे लगता है कॉल कट गया। एक ईमेल है मुझे शेयर करनी है। कुवैत से एहसानुल्लाह लिखते हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात क्यों नहीं करते अपने प्रोग्राम में। कुवैत गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के वीज़े को बैन कर दिया है, इसकी वजह पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी है। हमारी हुकूमत को कुवैत की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, वरना दूसरे ममालिक भी ना अपना वीज़ा बैन कर दें। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री का मतलब क्या है, क्या हमारे लिए खबर से जुड़ी हुई बात है? तो मैं बताता हूं। देखिए, ये जो हमारा मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की थी इसी ज़मीन में कि 3.5 या 8 बिलियन का हो गया है, उसमें अगर हम बहुत ये जो गिरावट को अगर कोई चीज़ रोक रही है
तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस महीने भी गालबन 142 मिलियन के जो वो रेमिटेंसेज भेजी हैं, और ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी अब सबसे बड़ी एक जो आमदनी का ज़रिया रह गया है वो सिर्फ यही है जिसकी वजह से। और ये जो इनके बाहर मसाइल हो रहे हैं, इनके मसाइल की कई वजूहत हैं। एक तो मुल्क में वो रियासतें अपने अपने बुरानों में आ रही हैं, वहाँ माशी जो यूरोप और अमेरिका का बुरान है, इसकी वजह से वहाँ जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो रही है। दुबई में जिस तरह हमने देखा, दुबई तो बैंकरप्ट हो गया था अगर उसको बेल आउट ना करता अबू धाबी $6 बिलियन से। तो ये एक ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे सफारत खानों के पास वक्त नहीं है, हमारे ओवरसीज़ जो इदारे हैं उनके पास वक्त नहीं है। हम तो बड़े मसरूफ़ हैं भाई अपने कामों में। यहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो हम इनके मुँह के सामने बैठे हुए हैं, जिनसे ये वोट लेते हैं, जिनसे ये टैक्स लेते हैं, उनका तो ये हाल है, तो उनका ये क्या करेंगे जाके? तो ये वही नाअहली है, इनसे नहीं बन पा रहा। अब इसका हम क्या जवाब दें? आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर एक रिपोर्ट थी, उस पर आपको बड़ा एतराज़ था कि लैपटॉप जो हम कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सही नहीं दिए गए। आदिल गिलानी साहब के जो भी रवाबत हैं, जो कुछ भी है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। एक रिपोर्ट आई लैपटॉप के हवाले से और उसमें उन्होंने बड़े सीरियस क्वेश्चन उठाए कि इसका जो प्रोसेसर है उसकी कीमत इतनी है मार्केट में, ये खरीदा इतने में गया, और जब आपने उसको मार्केट से ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ मामला ख़राब है, उसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और मिडल मैन की बात, तो मिडल मैन की बात कि वो अगर आप डायरेक्टली खरीदते, अगर पंजाब गवर्नमेंट मिडल मैन को बीच में ना लेके आती तो फिर भी मामला बेहतर होता। और फिर मिडल मैन को कोई पैसा नहीं लगा। सारे पैसे जो, जैसे काजी साहब ने अपनी खबर में बताया था, बैक टू बैक LLC खोली कि पैसे गवर्नमेंट ने दे दिए पहले कि जी आप खरीद लें अपना कमीशन लेके, तो बाकी इसमें वो डाल दें। अब वो ये बात चली, कोई खबर की रिपोर्ट आई, तो आदिल गिलानी साहब ने रातों रात पता नहीं 2 दिनों में कहाँ से इन्वेस्टिगेशन की, कहाँ से किसको मिले, और रात की तारीकी में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके नतीजे में जो एक रोशनी बन के लेटर निकला वो ये था कि जनाब कवायद व ज़वाबत तो बिल्कुल इस पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अच्छा, मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले जो 4, 5, 6 उनकी रिपोर्टें आई हैं ना, उसमें सब में उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लताड़ा है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में उनकी ये है कि शायद ये बहुत ही एक होंगे जानदार शहबाज शरीफ साहब, लेकिन जो तरीका उन्होंने बनाया ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अच्छा, फिर कुछ मखसूस अखबारात में मखसूस सहाफ़ी भी हैं, फटाफट वो लेके तो निकाल देते हैं। वो जी लेटर आ गया उनका कि वो तो बड़े से पाक साफ हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो बड़ा अच्छा। उन रिपोर्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप देखें, एक यानी गूगल करें कि एक रिपोर्टर है वो चौधरी एतजाज़ के बारे में मुसलसल पिछले कोई 2 साल से खबरें लिख रहा होगा। फिर गूगल करें एक और रिपोर्टर्स को, वो जनाब आदिल गिलानी साहब की खबरों को बुनियाद बना के फेडरल गवर्नमेंट को लताड़ रहा होगा। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट हैं जो रिपोर्टर्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, जो पंजाब गवर्नमेंट को लताड़ रहे हैं। आपको एतराज है? मुझे ये एतराज है कि ये इतनी जल्दी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्लीन चिट देने की कोशिश की है, ये तरीकाकार गलत है। इसके बारे में तो अब मुझे नहीं पता इनके बारे में कौन तहकीकात करेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, ये कहां से फंड लेते हैं और ये आदिल गिलानी साहब कौन है, कहां से आए, कैसे इस जगह पे पहुंचे, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। कर रहे हैं कि ये भी वारदात है जिस तरह हम कहते हैं, मतलब आपके ये जो एनजीआरटेक वो जो आप कहते हैं कल्चर बना हुआ है, ये सारी वारदातें अपनी अपनी मर्जी के बनाए हुए इदारे इन्होंने, और फंडिंग आती है और फिर उसके बाद अपनी मर्जी की रिपोर्ट आ जाती है। अगर सीएम साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो यकीनन जवाब मिल जाएगा आपको। सिलेक्टिव प्रोब जो है ना, ये वाकई नहीं होनी चाहिए। सीएम साहब इतने अहम आदमी हैं, वो हम गरीबों का प्रोग्राम कहाँ पे देखेंगे? उन्हें तो वो इस वक्त बैठे कहीं हबीब जालिब के शेर याद कर रहे होंगे जो उन्होंने शाम को किसी जलसे में पढ़ने होंगे। एक कॉलर लेने दो मुझे जेलम से। अस्सलाम हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थोड़ी सी मैंने अपनी शिकायत करनी है कि मेरे वोट जो जेल से रहायशू में पक्का है जी, मेरे वोट बन गए कराची मुस्तकिल कौमी मुसीबत के इलाके में। सही बात है। हाँ जी, तो उस वक्त क्या है कि इलेक्शन के भी गया हूँ, इधर 2-3 चक्कर लगाए, मेरी उम्र 70 साल है। इधर स्कूलों में जो गया हूँ जी, फलां जगह वोट बना, फलां जगह बना है। जब वो आखिरी कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर था उसके पास गया तो उन्होंने कहा जी आप शनाख्ती कार्ड असल लाएं। असल मैंने अपना दिया है, ठीक है जी आपकी तो बन जाएगी। बाकी बच्चों के थे मेरे फोटो स्टेट, वो तो बाहर है ना, वो दिए, कहते हैं जी नहीं बन सकते। हम बैंक वाले हैं जो पैसे ले लेते हैं फोटो स्टेट पे, तो ये कहते हैं जी पैसे आप वोट नहीं डाल सकते, इस पे नहीं बन सकता। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक इलेक्शन कमीशन के नादरा की जो चल रही है उसके हवाले से ये कहा है, कुछ इसमें कोताहियां हुई हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, आवाज़ माशाल्लाह बड़ी यंग थी उनकी, उन्होंने कहा मैं 70 साल का हूँ, लेकिन भाई हम तो उनकी बात पर यकीन करते हैं 70 साल के ही होंगे, लेकिन जिस मामले की निशानदेही उन्होंने की ना वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन की जो वोटर्स लिस्ट के हवाले से नादरा ठीक करना चाहिए इनको, और लोगों को ये जो इदारे हैं
पता नहीं काजी साहब को ये दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा कि ये जो इदारे हैं ये तकलीफ देने की बजाय दुख बांटने वाले इदारे बन जाएं। कोई भी इदारा, ये तभी बनेंगे समी इब्राहिम साहब जब आप ये ऊपर से एक बंदा बिठा देते हैं, नीचे उसका आवाम से कुछ लेना देना नहीं। अफसरशाही वाला जो सिलसिला है ना, वो जो हम ताज बरतानिया से हमने लिया था, वो अब लगता है तादेर चलता नजर नहीं आता। अच्छा समी साहब, वो हमारे से रिपोर्टर भी कंदकोट से हमारे साथ है, दिलीप कुमार, वो जो अक़लियती ख़वातीन के बारे में फैसला आया, ख़वातीन अपनी मर्जी से उनको अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं, अभी हम उनसे तो पूछते हैं दिलीप कुमार से, कल ये जो फैसला आया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ले लिया, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। हिंदू कम्युनिटी ने कहा क्योंकि ये 2-3 महीने पुराना है कि वो लड़की थी रिंकल कुमारी, वो फ़रियाल बनी और उसने इस्लाम कबूल किया कि जनाब उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 हफ्ते कबल ये कहा कि इन्हें शेल्टर में रखा जाए। उस वक्त भी पेरेंट्स ये कह रहे थे, उनके जो हिंदू फैमिली है, कि हमें इनसे मुलाकात की इजाज़त दीजिए। और एक लड़की ने गालबन अदालत में ये इंदिया भी दिया कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी गई। अब उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी उन लड़कियों को अपने जो मुसलमान जो शौहर हैं जिनसे उन्हें शादियाँ की थी, उनको जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी सख्त उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। और इंटरनेशनल मीडिया जो है शाजिया, वो मैंने देखा आज सुबह, तो उसमें एक तो जनरल कियानी साहब की जो खबर थी भारत के हवाले से कि वो कहते हैं कि ठीक है, और दूसरी जो खबर जिसको उन्होंने हाईलाइट किया पाकिस्तान के हवाले से, वो रिंकल कुमारी केस, और वो जो दूसरी 2 लड़कियां इनके साथ हैं, उस पर जो हिंदू कम्युनिटी के जो रिजर्वेशंस हैं उसके हवाले से उन्होंने बात किया। तो ये पूछते हैं दिलीप से पूछ लेते हैं। दिलीप, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी इन खवातीन को अपने शौहरों के साथ जाने की, लेकिन अभी भी हिंदू बिरादरी और खासतौर पर इन लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनकी अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं। जी शाजिया, उनका जो खदशात हैं वो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके बच्चों के जो बयानात थे लड़कियों के, वो ओपन कोर्ट में क्यों नहीं लिए गए, उनके असल वजूहात क्या थी, उसको रजिस्ट्रार के पास क्यों भेजा गया। अगर रजिस्ट्रार ने ही ये बयानात लेने थे तो फिर उनके वर्सा को क्यों नहीं वहां पे बिठाया गया, उनके सामने बयानात क्यों नहीं लिए गए, और उनको बच्चियों को जब उन्होंने शोहरों के साथ फैसला कर भी लिया था तो मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया। इसीलिए खदशात हैं। यहाँ पे उस फैसले की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत खौफ व हिरास है। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत मतलब दिल उनके दुखे हुए हैं। मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तवक्कात नहीं थी। अगर चीफ जस्टिस हमारी लड़कियों की हिफाजत या हमारी लड़कियों को इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर जो वजीर आजम को बुलाते हैं और मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगती हैं, उनकी भी माना नहीं है, क्योंकि अवाम को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मिनारिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो मिनारिटी कहाँ जाएगी। मैं आपको एक बात और भी इसमें ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कंदकोट में गला मंडी है, वो एशिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर गला मंडी है। वहां पे मेरी ताजरों से बात हुई है तो यकीन माने वो सारे ताजर यही उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम मायूस हो गए और यहाँ से हम शिफ्टिंग के लिए संजीदगी से सोच रहे हैं कि यहाँ पे कारोबार शिफ्ट करके हम कहीं दूसरी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बहुत शुक्रिया दिलीप। अच्छा, एक अगर वो है लाइन से तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये है तो जरा हट के, एक और सुओ मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने शादियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और CJP साहब ने इस पर बड़ा जो है वो ताजुब का इजहार भी किया था कि वो मामला आपकी नज़र में है और वो कहाँ तक पहुँचा है। जी, शादियों को जो निकाहनामे थे उनके तो वाकई है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो महाराज होते हैं, हमने उनसे ये बात की थी कि जो निकाहनामे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में निकाहनामों की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे निकाहनामे नहीं बन सकते, इसीलिए जो रसूमात मजहबी हैं वो उसी तरह ही चलती रहेंगी। मैं एक और आपसे इजाजत मांगूंगा, एक बात और ऐड इसमें करूंगा। जो खदशात जो अपने हिंदू बिरादरी के हैं, आयशा जो 1.5 माह कबल अगवा हुई थी जैकाबाद से, ये बहुत सीरियस मसला है कि 1.5 माह से अगवा हुई वो बच्ची जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई तो उनसे ये क्यों नहीं पूछा गया कि 1.5 माह तक ये यरगमाल क्यों बनाई गई। अगर पसंद की शादी उसने कर ली थी तो पहले ही दिन मीडिया के सामने कोर्ट में पेश हो जाती। और वहां पे पुलिस ने जो बयान खूबसूरत वहां पे रिकॉर्ड करवाया जैकाबाद पुलिस ने कि हम बच्ची को ढूंढ रहे हैं, इसकी माना ये है कि उसको अगवा किया गया। और हिंदू पंचायत जैकाबाद का जो सदर है महेश बाबू महेश, उसकी एक सीरियस स्टेटमेंट आई है कि DSP जैकाबाद ने उनसे बच्ची की बाजियाबी के लिए आयशा जो है उसे 18 लाख रुपए लिए। तो अभी 18 लाख रुपए DSP ने किस खाते में लिए थे और वो बच्ची का असल मामला क्या है। बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार आपका। अब मैं सिर्फ इस पे इतना कमेंट करूंगा कि एपेक्स कोर्ट जो है वो एक आखिरी उम्मीद की किरण होती है
और जो हमारी हिंदू भाई हैं यहाँ पर जो मिनॉरिटी है उनका भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है, क्योंकि कायद आज़म ने जब उनके जो पहले बयानात हैं उसके मुताबिक यह है कि मिनॉरिटीज़ को इस मुल्क में पूरे हकूक हासिल होंगे। तो अगर उनके इतने बड़े खदशात हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था और उन लड़कियों को मीडिया के सामने पेश करना चाहिए था और उसका जो बयान है वो खुली अदालत में होना चाहिए था। ये और इसके कायद साहब एक और मैं आपको बताऊं इसके असरात क्या हैं। मैं जनाब वो बयान पढ़ रहा था, अब जो हिंदू MNAs हैं, एक ने ये रमेश लाल साहब का अखबारों में बयान छपा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब के बेटे को तो वज़ीर आज़म जितना प्रोटोकॉल मिला हुआ है। एक और बयान में उन्होंने कहा हुआ है कि ये देखा जाए कि इन्होंने अपनी शादियों पे कितना खर्च किया। अब ये इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं और इस किस्म की जो एक आपस में एक जो खलीज पैदा हो रही है एपेक्स कोर्ट के हवाले से, मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। और ख़ुद कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि बड़ा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको बनाने के लिए, इस पर मेरा ख्याल है उन्हें खुद दोबारा इस पे नोटिस लेना चाहिए और इस मामले को देखना चाहिए। वक्त काम है वो हाफिजाबाद पुलिस ने जो हाफिजाबाद पुलिस की बात जरूर करूंगा कि वो जो एक खबर, एक अच्छी खबर हम ढूंढते रहते हैं, बड़ी मुहद्दबत से के जरिए ढूंढनी पड़ती है आजकल अच्छी खबर। तो ये है कि पुलिस वाले बात जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई बात भी बताया करें भाई। तो ये है कि वो एक शादी उन्होंने करवाई वहाँ पे और उनको खैर वाफियत से अपने घरों में भेज दिया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, वरना पुलिस थाने में जाते हुए तो आजकल शरीफ आदमी बहुत डरते हैं। लेकिन इससे एक और तासुर उभरेगा ना, जिसने शादी करवानी हो पुलिस के थाने चला जाए, फिर वो हाफिजाबाद थाने में जाए, बाकियों का नहीं पता वो क्या। अच्छा, मैं बिल्कुल एक 30 सेकंड में ये बात करूंगा कि आज बात कर नहीं सके हम बशीर कुरैशी जो जस्कम के सरबराह थे, कि उनकी आज रिपोर्ट आ रही है जिसमें यह है कि उनको जहर दिया गया। बड़ा अहम मामला है, अरबाब इख्तियार को इस मामले पर ज़रूर उन मुजरमों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने उन्हें जहर दिया गया, क्योंकि इससे जो नेशनलिस्ट हैं सिंध के अंदर वो एक बड़े पॉपुलर लीडर थे। तो मेरा ख्याल है ये मामला इशू बनेगा, कल इस पर जरा खुलकर बात कर लें। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, कायद साहब आपका। जाते जाते पंजाब हुकूमत से, CM साहब से, शहबाज शरीफ साहब से ये अपील है कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल है इसको ख़त्म किया जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि जो बेहाल और बेयारो मददगार मरीज़ पड़े हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं, उनके मसाइल को, उनकी तकलीफ को कम किया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।